बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो आमतौर पे डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं या इंडस्ट्री में लाइटिंग लोड के लिए वायरिंग करते हैं। उनके लिए ये टॉपिक रिकॉर्ड किया गया है कि वो जब फर्स्ट टाइम अपने किसी भी सार्फ के पास जाते हैं जिससे उन्होंने प्रोजेक्ट लेना है, तो उनको जब काम का एस्टीमेट देते हैं और उनको फिजिबिलिटी बना के देते हैं, तो वो कौन से ऐसे अवामल है जिनको वायरिंग का इंतखाब करते हुए मद्देनजर रखना एक टेक्नीशियन के लिए और एक सार्फ के लिए बेहतर है। वैसे तो कोई भी काम हो या कहीं पे भी वायरिंग करनी हो, बड़ी आसानी से वायरिंग की जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केट में आपको नुमाया ही नहीं बल्कि एक वाइटल पोजीशन पर ले जाती हैं। एक अच्छा टेक्नीशियन और एथिकल टेक्नीशियन ये चीजें समझता हो ताकि वो अपने कस्टमर को देर पा, मजबूत, पायदार और खूबसूरती के साथ काम कर सके और उसके साथ साथ जो वायरिंग करने का बुनियादी मकसद है उसको मद्देनजर रखते हुए वायरिंग का काम डिलीवर कर सके। तो आज हम जानेंगे वो कौन से फैक्टर हैं जिनको वायरिंग करते हुए हमने मद्देनजर रखना होता है। ये स्क्रीन पे कुछ फैक्टर्स मैंने लिखे हैं वायरिंग सिस्टम का इंतखाब करते हुए। ये तकरीबन 10 फैक्टर हैं, इनको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। इसमें पहला आता है जगह की नौइयत। जाहिर बात है कि आप जहां पे काम करने जा रहे हैं वहां पे आपने देखने हैं कि वहां पे जो सरफेस है, वो जगह है, वो किस टाइप की है। क्या वहां पे हमारा रफ एरिया है या वहां पे टाइल लगी हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि उस जगह का टेम्परेचर कैसा रहता है, वहां पे क्या टेम्परेचर ठंडा मौसम रहता है या एक्स्ट्रा हीट होती है। तो उसके लिहाज से वायरिंग की केबल्स का इंतखाब करेंगे। एक हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए इंसुलेशन वाली केबल्स बनाई जाती हैं, एक नॉर्मल इंसुलेशन वाली केबल्स बनाई जाती हैं। तो जहां पे ज्यादा टेम्परेचर वगैरह होगा तो वहां पे हमने हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंसुलेशन केबल इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले आपने वायरिंग का इंतखाब करते हुए कि कौन सी तारें लगानी है, कौन सा वायरिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, डक्ट लगानी है या कंड्यूट लगाना है, इन चीजों को देखने के लिए, इनका इंतखाब करने के लिए सबसे पहले आपको जगह की नौइयत का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो जगह है उसकी नौइयत क्या है, पास करना है कि नहीं। हुए इन फैक्टर्स को या इन अवामल को मद्देनजर रखना जरूरी है। तो जनाब हमारे ये अवामल ऐसे हैं जिनको अगर एक टेक्नीशियन मद्देनजर रखेगा तो उसका मार्केट में कामयाबी ही नहीं बल्कि उसका एक म्यारी काम भी होगा। तो आज चूंकि महंगाई का दौर है तो हमने डिलीवर वो करना होता है हमारी एक प्रीमियम प्रोडक्ट हो जो कस्टमर को फायदा देने के साथ साथ कस्टमर को सेफ्टी भी दे और कस्टमर को सफाई के साथ काम भी दे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है। दूसरा, वायरिंग करते हुए, वायरिंग सिस्टम का इंतखाब करते हुए हमने माहौलियाती हालात को मद्देनजर रखना लाजमी है कि जहां पे हम वायरिंग कर रहे हैं वहां पे माहौल कैसा है। क्या वहां पे कोई कार वॉश या सर्विस स्टेशन है तो वहां पे आपने अंडरग्राउंड वायरिंग करनी है और उसकी ग्राउंडिंग भी लाजमी करनी है। हाँ, कोई ऐसी जगह है जहां पे हमने सफाई सुथराई को मद्देनजर रखना है, वहां पे हमने अच्छी फैंसी किस्म की सॉकेट्स और फैंसी चीजें लगानी है। तो हमें जो भी वायरिंग सिस्टम में जो इसकी टाइप्स इस्तेमाल करेंगे उसमें हम वहां के माहौलियाती हालात को मद्देनजर रखेंगे। उसके मुताबिक केबल का साइज, डक्ट का साइज, तमाम चीजें उसके मुताबिक सिलेक्ट करेंगे। अगला हमारा फैक्टर आता है कि कॉस्ट। अब ये कॉस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉस्ट है। वो कैसे? एक सार्फ है आपके पास जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं रखता और उसका एक आम नॉर्मल काम है, उसके लिए एक छोटा सर्किट ब्रेकर ही लगा दिया जाए प्रोटेक्शन के लिए और आम एक सादा वायरिंग कर दी जाए तो वो भी काफी है। ओवरहेड वायरिंग वैसे भी तारें बिछाई जा सकती हैं। एक सार्फ ऐसा है जो ज्यादा प्रीमियम वर्क करता है, उसके पास ज्यादा बजट मौजूद है और उसके काम की नौइयत भी कोई हसास किस्म की है, कोई लैब्स हैं, कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वहां पे आपने वायरिंग सिस्टम बिछाना है। तो वहां पे हमारे आलात की प्रोग्रेस, हमारे आलात की कारकर्दगी मद्देनजर रखना होगी। तो वहां पे हमने प्रोटेक्शन सिस्टम, वहां पे केबल्स और वहां पे वोल्टेज रेगुलेशन का एक मेयारी सिस्टम बिछा के उन्हें देना होगा ताकि वहां पे कम वोल्टेज के साथ भी हमारा सिस्टम डील कर सके, ज्यादा वोल्टेज को प्रोटेक्शन दे सके, ज्यादा करंट की प्रोटेक्शन दे सके। इन तमाम चीजों को वहां पे हमने फिर मद्देनजर रखना है। हमने वहां पे कॉस्ट को नहीं रखना, कॉस्ट अगर बढ़ भी जाए तो इस तरह काम के अंदर और
कस्टमर के काम की नौयत को देखते हुए उसकी अफोर्डेबिलिटी का अंदाजा लगाना है। ये ना हो कि हम हर चीज को इतनी ज्यादा हाई कर दें, काम उसका एक मुख्तसर सा छोटा सा आम सा काम हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आपके मुकाबले में मार्केट में वही मियारी काम के लिए कोई आधे रेट पे काम कर दे। तो जाहिर बात है कस्टमर जो होगा वो कॉस्ट को भी देखेगा, वो उस बंदे को काम देगा। तो अगर हमारे टेक्नीशियन के पास इसका मुकम्मल अदराक है चीजों के लगाने का, प्रोटेक्शन डिवाइसेस का, तो वो कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट भी करेगा। तो कॉस्ट जो है इसको सबसे ज्यादा मद्देनजर रखना होता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए। एक सिस्टम है, एक लाइटिंग सिस्टम है, आपका 3 एम्पियर पे या 4 एम्पियर ले रहा है, उसके लिए 329 की तार जबरदस्त चल रही है, आप वहां पे 729 लगा देते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। हाई लेवल की केबल, हाई लेवल का ब्रेकर, जहां पे जितना लोड हो उसके अकॉर्डिंगली हमने सफिशिएंट किस्म का सिस्टम बिछाना होता है। तो आपको सही एम्पियर रेटिंग का अदराक हो, सही वोल्टेज लेवल का अदराक हो, इन तमाम चीजों का सही अदराक होगा तो आप प्रॉपर वायर का नंबर और प्रॉपर वायर का साइज लगाएंगे, जिससे आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या रहेगी, आपके कंट्रोल में रहेगी। ये कॉस्ट वाला फैक्टर बहुत है। नेक्स्ट है सेफ्टी। अब हिफाजत को मद्देनजर रखना होता है, हमें एम्पियर रेटिंग के मुताबिक ब्रेकर का साइज, फ्यूज का साइज उसके मुताबिक लगाना चाहिए। हमारा सिस्टम ऐसे भी ना बिछा हुआ हो कि पानी वाली जगह हम ओपन जोड़ और ओपन वायरिंग लगा रहे हैं। हमने इन चीजों को भी मद्देनजर रख रहे हैं कि हमने अपने कस्टमर को सेफ्टी और हिफाजत भी देनी है, ये फैक्टर भी देखना होगा। मजबूती और पायदारी, कॉस्ट के साथ साथ हमने प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम भी देखना है कि जो हम वायरिंग सिस्टम बिछा रहे हैं उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंगली लाइफ टाइम भी है, क्या वो मजबूत और पायदार सिस्टम भी है, या ऐसे ही कोई हल्की सी झलक आने से हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, हमारी चीजें जल जाती हैं। तो इन चीजों को भी मद्देनजर हमने वायरिंग सिस्टम का इंतखाब करते हुए रखना है कि हमारे जो चीजें, हमारी जो अप्लायंसेस, जो हमारी केबल्स, हमने टेक्स सिस्टम लगाया है, ये मजबूत भी है और पायदार भी होना चाहिए। इन चीजों को भी देखेंगे। नेक्स्ट है जी देखभाल, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, हर सिस्टम की एक मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। तो अब हमारा ऐसा सिस्टम ना हो जिसके तीसरे दिन ही कोई ना कोई मेंटेनेंस फर्क निकला रहे, कोई ना कोई चीज खराब हो गई है। तो हमने ये देखना होता है वायरिंग का इंतखाब करते हुए कि यहाँ पे हम मेंटेनेंस कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, उसके मुताबिक हमने सिस्टम लगाना होता है। ये ना हो कि आए दिन ही उसकी मेंटेनेंस वर्क निकलता रहे, देखभाल सादा भी हो, आसान भी हो, ये दोनों चीजें हैं। नेक्स्ट है लोड की मिकदार। हमने ये देख रहे हैं कि हमारा वायरिंग सिस्टम जो बिछा रहे हैं इसकी लोड कैलकुलेशन भी हमारे पास होनी चाहिए। लोड कैलकुलेशन के मुताबिक चीजें सेट करें, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कहते हैं कि तंसीब, नस्ब करना, बिछाना सिस्टम को, ठीक है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसकी इंस्टॉलेशन इस टाइप की हो कि जनाब अगर फ्यूचर में हमें दोबारा से उस पर काम करना पड़ता है तो हमारे ओपन बॉक्स जो है और बैक कवर जो है हर जगह के ऊपर उनका एक जंक्शन बना हुआ हो, जहां से किसी भी पॉइंट को, किसी भी नई ब्रांच को हम ओपन करके चेक कर सकें कि यहां से यहां तक का लूप, उसकी कंटिन्यूटी, ये चीजें देख सकें। तो हमारी तंसीब या इंस्टॉलेशन इस टाइप की होनी चाहिए कि अगर आप काम करके गए हैं, अगर कल 2-3 साल बाद उस पर मजीद काम निकलता है या हमें एक्सटेंशन की जरूरत है, सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है, तो हमें इजीली उस पूरे वायरिंग सिस्टम की समझ आ जाए, उस इंस्टॉलेशन की समझ आनी चाहिए, उसका मैप हमारे सामने हो और इजीली कोई बंदा भी उस सिस्टम को जाके ट्रेस आउट कर सके। अब मोस्टली जो मेरे सामने इंडस्ट्री के टेक्नीशियन का इशू आया है, इशू यही आया है कि जनाब होता क्या है, एक बंदा पहले सिस्टम बिछा के गया है, जो नेक्स्ट पर्सन आया है उसको बाद में वायरिंग की उसकी वो ट्रेस नहीं होती, उसे पता नहीं चलता कि ये कौन सी वायर का लूप जो आगे जा रहा है ये कहां से शुरू होता है। तो आपका सिस्टम पैनल डीबी से लेकर एंड लोड तक ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को, हर किसी टेक्नीशियन को इजीली उसके समझ हो। इस टाइप से आपने इंस्टॉलेशन करनी है अगर आप एक कामयाब टेक्नीशियन है। नेक्स्ट है खूबसूरती। अब हमने जो चीजें इंस्टॉल की हैं वो इस टाइप से करें कि हमारे सिस्टम की, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नफासत भी नजर लगे और खूबसूरती भी नजर आए। तो इस तरीके से आपने चीजें इंस्टॉल करनी है, एक सीक्वेंस में करनी है। अगर लाइट हम 10 फुट पे या 12 फुट पे लगा रहे हैं तो सारी लाइट्स जितनी भी कमरे में लगी हैं वो 12 फुट पे लगी। अगर 1 डीबी हम 6 फीट पे लगा रहे हैं तो सारी डीबीज जितनी भी लगी हों या जितने भी बोर्ड्स लगे हों वो सारे 6 फीट पे लगे हुए हों। इस तरह से फैन लगे हैं तो वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, प्रॉपर उनके टर्मिनल कवर्स हों,
इस टाइप से लगाए जाए। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखना होता है। एंड वाला लास्ट है बट नॉट लीस्ट। क्यों लिस्ट नहीं है? क्योंकि ये जो है सबसे अहम चीज है, एक गवर्नमेंट के कायदो ज़वाबित होते हैं कि जनाब न्यूट्रल की फेस की ये कलर कोडिंग है, ठीक है, मीटर के बाद यहाँ पे फ्यूज लाजमी लगाना है, ठीक है, फ्यूज के बाद आगे प्रोटेक्शन पॉइंट लाजमी हो, अगर मेटल बॉडी चीजें हैं आपकी उसकी क्या होनी चाहिए, अर्थिंग लाजमी हो, हर मेटल बॉडी मशीन की अर्थिंग लाजमी हो, एमरजेंसी जो ब्रेकर्स हैं या एमरजेंसी स्विचेस हैं वो इजीली एक्सेस पॉइंट पे हो, जहां पे आप आसानी से रसाई हो आपकी। ये कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन रूल्स, ठीक है। जो ये जो IEEE रेगुलेशंस हैं इनको भी हमने काम करते हुए मद्देनजर रखना होता है। तो हमारे टेक्नीशियन को सबसे पहले इन रूल्स का पता होना चाहिए, वो रूल्स जानता हो। मेरा ही नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी जो रूल्स हैं उनके ऊपर वो आपको इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का पता होना चाहिए। तो वायरिंग का इंतखाब करते हुए भी आपने इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को मद्देनजर रखना होता है। तो ये थे कुछ अवामिल जिनको एक टेक्नीशियन काम करते हुए मद्देनजर रखेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर मजीद आपको आपके काम के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है या मसले आ रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लाजमी शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको रिसर्च बेस्ड उसके आंसर दिए जा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।